नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और इसके पहले जो हम लोग पाठ पढ़े थे जिसका नाम था धूप की उसमें छुवन, शायद आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा, उसको आपको अच्छा पसंद आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पाठ 8 जिसका नाम है नरई, जिसके लेखक है डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय। तो इनका जन्म 1938 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और पंडित डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी सुपरिचित साहित्यकार हैं, जाने माने साहित्यकार हैं। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में रीडर के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं और इनकी प्रमुख कृतियां हैं ये रहीम दर दर फिरहीं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बागे अनहद तूर, 10 डिग्री चैनल, ये सब इनकी कृतियां हैं। ये जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये एक यात्रा वर्णन है, यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसको कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाता है और जाने के बाद लौट कर आने के बाद अपनी यात्रा के बारे में, उसकी कैसी यात्रा थी, कैसे गया, कैसे आया, जाने पर उसने क्या क्या देखा, रास्ते में कौन कौन सी बातों पर उसका ध्यान गया, ये सब चीज़ों को अगर हम कहीं लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं यात्रा वर्णन। इसमें श्रीकांत जी ने रेल से की गई यात्रा का वर्णन किया है। ये रेलवे से कुछ जगहों का इन्होंने यात्रा की है जिसका वर्णन इसमें लिखा है। यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इस पाठ की विशेषता है। बड़े ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। तो न्यू जलपाईगुड़ी बच्चों, ये न्यू जलपाईगुड़ी आसाम में है। जो ट्रेन अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। और ये जिस ट्रेन से गए थे अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलने वाली महानंदा एक्सप्रेस से गए थे। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा, उत्तर बंगाल में बहने वाली बहुत बड़ी नदी है महानंदा नदी, जिसके नाम से रेलगाड़ी का नाम रखा गया महानंदा एक्सप्रेस। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 बजे है। ये सब इलाहाबाद जा रहे थे। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर को 2 बजे होने वाला था, 1:45 बजे। ये ट्रेन अक्सर देर से आया करती है, देर करती जाती है, यानी ये ट्रेन कभी समय पर नहीं चलती, हमेशा लेट हो जाती है। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है। ये लखनऊ के नवाब की तरह पहले आप जो भी ट्रेनें पीछे से आती हैं, महानंदा एक्सप्रेस पहले आप चलिए, उसको रास्ता देने लग जाती है और इसलिए ये लेट होती चली जाती है। और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत। और लेखक क्या करता है, जहाँ भी ट्रेन रुक जाती है वहाँ ये उतरकर इधर उधर यहाँ वहाँ चारों तरफ देखना इसकी आदत बन गई है, लेखक की आदत बन गई है। महानंदा प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई है। कहाँ है? AC 2 कोच। और इसके बाद महानंदा एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई और इसके बाद ये अपना सीट ढूंढने के लिए AC कोच ढूंढने लगे। ढूंढते रह जाओगे। TTE AC 2 के यात्रियों को AC 3 में बर्थ दे रहे हैं। और वहाँ हो क्या रहा था, AC 2 के यात्रियों को AC 3 में TT बर्थ दे रहे थे, सोने की सीट दे रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है और चूंकि लेखक वरिष्ठ है, उम्र दराज है, इसलिए इसे नीचे की बर्थ मिल गई है। ये मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया हो। कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब, और मैं खिड़की के पास मुझे सीट मिल गई है। ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। और उस कांच के उस पार गांव है, देश है और उसका बिंब प्रतिबिंब सब मैं देखता चला जा रहा हूँ। मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा, और मैं तो यही चाहता हूँ, यही तो देखना चाहता हूँ। बिंब प्रतिबिंब जो
दिखाई देते हैं, मैं उसका एक बहुत बड़ा दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी मिल गई जब मुझे सीट विंडो के पास, खिड़की के पास मिल गई। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और इसके बाद ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी, जहाँ से ये इन्होंने ट्रेन पकड़ी। और जो केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। पहले वह चारों तरफ केले के खेत थे और अब केले तथा अनानास के बड़े सुंदर दिखाई देने वाले खेत चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। उसके बीच से ट्रेन गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफार्म पर हाकर ने अनानास के टुकड़े दिए थे, वे लगभग कच्चे थे। छल कहानी उपस्थित है। यहाँ अनानास देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था और अनानास बहुत सुंदर, बड़ा मीठा होता है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि प्लेटफार्म पर मैंने हॉकर से एक अनानास खरीदा, टुकड़ा खरीदा, तो उसने मुझे कच्चा दे दिया जो बड़ा खट्टा था। तो छल करने वाले हर जगह उपस्थित हैं। किशनगंज आ रहा है, आगे का स्टेशन आने वाला है किशनगंज, बिहार का सीमांत स्टेशन, बिहार के सीमा से लगा हुआ ये किशनगंज स्टेशन है। बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति, यहाँ पर बंगाली और बिहारी दोनों तरह की भाषा किशनगंज में बोली जाती है, क्योंकि बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ है। अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो उसमें गंगा यमुना दिखाई देती है लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती। वैसे ही यहाँ बंगाली और बिहारी तो दिखते हैं, कहीं कहीं नेपाली भी दिख जाते हैं। कच्चे पक्के घर, झोपड़े बाड़ी, कच्चे घर हैं, पक्के घर हैं, झोपड़ी है, बाड़ी है, बांस की कोठियाँ, आम कटहल केले, कहीं कहीं सुपारी और नारियल, धान और जूट के खेत, कुछ पोखरों में जूट के बोझ पूरे बुंदेलखंडी में बेहे गए हैं। माटी पाथर से दबाकर बोझ को पानी में डुबाया गया है जूट को गलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें लेखक वहाँ देख रहा है। आम के, कटहल के, केले के खेत हैं, सुपारी और नारियल के बाग हैं, धान और जूट के खेत हैं, और जूट के जो बोझ हैं काट काट करके उन्हें पानी में डुबोया गया है, जो सड़ जाने पर उसका रेशा निकाला जाता है। सूखने के बाद रेशे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों से टाट, पट्टियाँ, बोरे, बोरियाँ और न जाने कितने आकार प्रकार में राश की देहरी पर उपस्थित होते हैं। यही जूट जिसके छाल निकाल करके उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, फिर उससे टाट, बोरे ये सब बनाए जाते हैं, जो बोरे दुनिया के कोने कोने में पहुंचते हैं। दुर्भिक्ष के वक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। यहाँ बार बार बाढ़ आती है और बार बार अकाल पड़ता है, और ऐसे जगह पर अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। उन बोरों में जो यहाँ बोरे बनते हैं, उन बोरों में भरे हुए अनाज बड़े अच्छे लगते हैं। मैं बचपन में गांव की गढ़ही के पानी में ऐसे ही सनई बेही जाती थी। बचपन में, मेरे भी बचपन में, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, हम लोग भी बचपन में सनई के गट्ठरों को पानी में बेह देते थे, यानी दबा देते थे। और अब न सनई रही न गढ़ही रही। गांव के दुर्दांत ने गढ़ही दबोच ली, संसुतली की रस्सियाँ स्मृति शेष हो गई। अब न तो गांव की गढ़ही रह गई और न तो सनई रह गई। गढ़ही पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और रस्सी सुतली तो अब स्मृति शेष हो गई हैं, यानी अब वो केवल यादों में रह गई हैं, अब वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर जाता है। जब जूट गल जाता है पानी में डुबा करके, तो उसका रंग पानी में उतर जाता है। पूरा पोखर कलुआ गया है और पूरा जो पोखर का, गढ़ही का जो जल है वो गंदा हो जाता है और बहुत उसमें ये जो सड़ने से उसका पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है। ऐसे विषैले पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और ये पानी बड़ा विषैला हो जाता है और उसमें जो रहने वाली मछलियाँ होती हैं उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं, वो चाहती हैं कि मर जाना ही बेहतर है,
इसमें ज़िंदा रहने से बड़ी तकलीफ़ होती है उनको। जैसे कोई आदमी बहुत तकलीफ़ में हो तो कहता है कि इससे तो अच्छा है मर जाना ही, वैसे ही वहाँ उस गंदे पानी में मछलियाँ मरने के लिए इंतज़ार करती हैं। साफ़ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे हैं ध्यानावस्थित लोग। और कहीं कहीं रेल से जो ट्रेन से लेखक चल रहा है तो उसमें देख रहा है कहीं कहीं साफ़ सुथरे पानी में बंसी डालकर, कंटिया डालकर कुछ लोग ध्यानावस्थित, जैसे कोई साधु सन्यासी ध्यान देकर बैठा हो, ऐसे लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। कब मछली कंटिए की डंडी झकझोरे और कब बंसी की डोर मछली को खींचे, इस इंतज़ार में वो लोग बड़े ध्यान से बैठे हैं और इस तरह मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में जी तोड़ मेहनत की है। और ये वही लोग हैं, ये किसान हैं, पिछले 3 महीने खेती बाड़ी का काम करते समय इन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, जुताई, बुआई, रोपाई, निराई, तब कहीं जाकर धान की हरितिमा लहराती है। और इतनी मेहनत के बाद तब धान की फसलें लहलाती हैं, खेत हरे भरे हो जाते हैं। अब उन्हें फुर्सत मिली है तो बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक़ है। अब उन्हें फुर्सत मिली है खेती बाड़ी से तो ये लोग बंसी लेकर किनारे बैठ गए हैं पोखर के किनारे। उनका मछली से गहरा नाता है। इस शौक़ में तन मन एकाग्र हो जाता है। और ये जो शौक़ है मछली पकड़ने का, इसमें तन मन एकाग्र हो जाता है, इसमें एकाग्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। महानंदाएँ आती जाती रहें, न कुछ और दिखाई देता है न कुछ और सुनाई देता है, दीन दुनिया से बेखबर। महानंदा की बाढ़ हो या कुछ भी हो, इन लोगों को जो ध्यान से मछली की टोह में बैठे रहते हैं, इन्हें न कुछ दिखाई देता है न कुछ सुनाई देता है। दीन दुनिया से बेखबर ये लोग केवल मछली के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। और उधर कालियाचक में क्या हो रहा है, अब आगे ट्रेन आगे पहुंच गई, जगह का नाम है कालियाचक, दूर नहीं है मालदा, और यहाँ से मालदा दूर नहीं है, मालदा बंगाल का एक ज़िला है। तो लेखक कह रहा है कि यहाँ से मालदा बहुत दूर नहीं है। प्रसिद्ध है आम के लिए बंगाल का ज़िला मालदा। ये मालदा आम, मलदहिया आम, तो ये मालदा बंगाल का ज़िला जो है ये अपने आमों के लिए प्रसिद्ध है। उसी ज़िले का एक उपनगर है कालियाचक और उसी ज़िले का एक उपनगर है कालियाचक। कालचक्र का तद्भव रूप है कालियाचक। कालचक्र का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नाम है जिसको कालियाचक कहते हैं। कितना विद्रूप हो गया है तद्भव, यानी तद्भव से शब्दों का प्रकार कितना बदल जाता है। ये उपनगर बांग्लादेश की सीमा रेखा पर अवस्थित है। ये जो उपनगर है कालियाचक, बांग्लादेश वहाँ से अगला देश है, दूसरा देश है, भारत के बाहर है, तो वहाँ की सीमा पर अवस्थित है। सीमा रेखा पर बाड़ खड़ी है, वहाँ पर बाड़ लगाई गई है। एक तरफ भारत है, एक तरफ बांग्लादेश है। बाड़ के दोनों ओर खेत हैं। पुलिस और बीएसएफ हैं, वहाँ पुलिस लगी है। न कोई इधर से उधर जाए न उधर से इधर आए, ये देखने के लिए पुलिस खड़ी रहती है। बीएसएफ के बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पुलिस के जवान वहाँ खड़े रहते हैं। खेत में मजदूर किसान काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है और किशनगंज की स्थिति दृश्य कुछ अलग होता है, एक कालियाचक का दृश्य कुछ अलग होता है। उत्तर बिहार का ये विस्तृत भूभाग आरंभ होता है और उसके बाद बिहार का विस्तृत भूभाग, फैला सपाट भूभाग यहाँ से शुरू होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ की पानी का विनाश लीला आती रहती है। और ये जो समतल और निचला भाग है बिहार का, ये यहाँ हर साल बाढ़ का पानी विनाश लीला करता है, हमेशा विनाश करता रहता है। बाढ़ का पानी, बहुत भयानक बाढ़ आती रहती है। जहाँ तक देख पा रहा हूँ पानी ही पानी। और इस समय जिस समय लेखक वहाँ की यात्रा कर रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पेड़, रूख पानी में, पेड़ और रूख जितने भी झाड़ पतवार हैं सब पानी में है। घर द्वार पानी में। कहाँ गए लोग, यहाँ न आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए पशु पक्षी। बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं है
और यहाँ महीनों महीनों पानी भरा रहता है। यहाँ के लोगों को ऊपरी भागों में भेज दिया जाता है, वो अपने मवेशी पशु लेकर चले जाते हैं। तो जब लेखक वहाँ से यात्रा कर रहा था तो उस समय उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल धंसा हुआ है। धंसा हुआ मतलब दबा हुआ है, निचला है, और इसलिए यहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है और हर साल हवाई सर्वेक्षण होता है। आप लोगों ने समाचार सुना होगा, यहाँ पर बाढ़ आई, मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, यानी हवाई जहाज़ में बैठकर ऊपर ही ऊपर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पानी भरा है। ये स्थिति, यह दृश्य बिहार के इस भूभाग में हर वर्ष देखने को मिलती है। तो बच्चों, पाठ थोड़ा बड़ा है, एक दिन में पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए आज के दिन बस इतना ही, और आगे का जो भाग है वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।